हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से एक बार इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है, इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म धाकड़ नर्सिंग एकेडमी के इस चैनल पर एम्स नॉट सेट स्पेशल थ्योरी चलाई जा रही है, जो आपके एम्स एग्जाम के साथ साथ ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, इंटरनेशनल एग्जाम, एनक्लेक्स, ओईटी, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम सबके लिए इतनी बेहतरीन साबित होने वाली है दोस्तों। तो बने रहिए इसी यूट्यूब चैनल पर। अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले इतने बेहतरीन थ्योरी लेक्चर हैं जो आप तक पहुंच सके दोस्तों। साथ में इस वीडियो लेक्चर को लाइक कर दीजिए, साथ में शेयर भी कर दीजिए। इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ में हम तैयारी करते रहेंगे दोस्तों, और एग्जाम को बिल्कुल उसकी औकात दिखा देंगे, और साथ में हमारा जुनून बरकरार रहेगा। एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आप तैयारी को इतना मजबूत बनाइए कि आपसे एक भी क्वेश्चन न रह जाए, है ना दोस्तों। सारे टॉपिकों को कवर करना है, अच्छे से थोड़ी पढ़ना ही है, साथ में बेहतरीन एमसीक्यू पढ़ना है आपको। अच्छे से अच्छे, ज्यादा से ज्यादा टाइम निकालना है आपको पढ़ने के लिए। बिल्कुल तैयारी को इतना मजबूत कर लीजिए कि बिल्कुल जो ऐसा मैं आपसे कहता हूँ, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए दोस्तों। तो इसी बेहतरीन वेब सीरीज को हम बिल्कुल कंटिन्यू करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, जुनून होना चाहिए कामयाबी के लिए। जुनून होना चाहिए दोस्तों कामयाबी के लिए। सोच तो हर कोई लेता है, लक्ष्य अगर आपका आरआरबी एग्जाम है, या चाहे नॉट सेट है, या आपको एनक्लेक्स निकालना है, या ओईटी निकालना है, एब्रोड नर्स बनना है, तो दोस्तों जितना बड़ा लक्ष्य होता है उतनी ही मेहनत करनी रहती है। तो उतनी मेहनत आपको करनी है एग्जाम को हारने के लिए। जब भी आप एक रजिस्टर्ड नर्स के साथ साथ एक नर्सिंग ऑफिसर बनोगे, और वो भी एक बेहतरीन सैलरी मिलेगी आपको सिलेक्शन के बाद, तो तैयारी को एकदम इतना मजबूत कर लीजिए कि एक भी क्वेश्चन आपसे रह ना जाए। तो आज का एक वीडियो लेक्चर, ये हमारी थ्योरी सीरीज का सेकंड वीडियो लेक्चर है। फर्स्ट वीडियो लेक्चर इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड सारी थ्योरी सीरीज हमने कवर की है। इसमें फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड सारे टॉपिक कंप्लीट हैं इसमें। साथ में हमने एक और इसी के साथ एक सीरीज चलाई है जो एमसीक्यू सीरीज है। पहले हम थ्योरी सीरीज को पढ़ते हैं, और बाद में हम उसी के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, तो हमारा टॉपिक इतना अच्छा क्लियर हो जाता है कि बिल्कुल आपको यहाँ से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा कि जो एग्जाम में ना हो। आया है यहाँ से, पूरे आएंगे यहाँ से, सारे क्वेश्चन आएंगे। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, और आज के इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं हम दोस्तों। देखिए यहाँ पे, एसिड बेस बैलेंस आज का अपना एक टॉपिक है यहाँ पे। तो इसमें हम इसके कंटेंट पढ़ेंगे। एसिड बेस बैलेंस क्या होता है, एसिड क्या है, बेस क्या है। ठीक है दोस्तों, तो हाइड्रोजन आयन, एसिड, बेस। तो शुरुआत करते हैं हम हाइड्रोजन आयन से। हाइड्रोजन आयंस क्या होते हैं, तो देखिए यहाँ पे, हाइड्रोजन आयन वाइटल ऑफ वाइटल टू लाइफ, बिकॉज हाइड्रोजन आयन डिटरमाइन द पीएच ऑफ द बॉडी। हाइड्रोजन आयन की बात करें, हाइड्रोजन आयन की बात करें तो आपकी बॉडी की पीएच को ये मेंटेन करके चलते हैं दोस्तों। पीएच को, एक होती है आपकी एसिडिक, एक होती है आपकी एल्केलाइन। तो दोनों नेचर अगर यहाँ पर बात करें, पूरी पीएच स्केल कितनी होती है, 0 से लेके यहाँ पर 7, ये न्यूट्रल पार्ट होता है, और 14 तक रहती है। अगर आपकी पीएच 7 से कम ज्यादा हुई तो आपकी डिस्टरबेंस हो जाएगा बॉडी में, और आप मृत्यु को भी प्राप्त हो सकते हो। इतनी हाई रिस्क रहती है। तो आपकी बॉडी में एसिड बेस बैलेंस बना रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है दोस्तों, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, एसिड बेस बैलेंस आपकी बॉडी कैसे करती है, हाइड्रोजन की क्या भूमिका है। ठीक है दोस्तों, एसिड क्या है, एसिडिक चीजें क्या है, एल्कलाइन क्या है, एल्कलाइन चीजें क्या है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे बेस से रिलेटेड। चलिए यहाँ पर देखिए, एक्सप्रेस्ड एज, अब हमने पढ़ा pH of the body which which must be maintained in a narrow range। बिल्कुल आपकी जो नैरो रेंज है, उसको pH को बढ़िया उस मेंटेन में कौन बना के रखता है, हाइड्रोजन आयन आपकी बॉडी में। एक्सप्रेस करें, expressed as a pH scale is determined by the number of hydrogen ions goes from 1 to 14। 7 is considered neutral। ये आपकी pH स्केल यहाँ पर रहता है 7, ये न्यूट्रल एरिया है, यहाँ पर आपकी पीएच न्यूट्रल हो जाती है। साथ में हम बात करें ये, तो यहाँ से आपकी 7 से कम की पीएच जो रहेगी, 0 से लेके 14 तक, तो ये वाला पार्ट रहने वाला है आपका एसिडिक। क्या रहने वाला है, एसिडिक। और 7 से ज्यादा हुई तो आपका हो जाएगी बेस, बेस। ठीक है दोस्तों, एल्किलाइन, एल्किल एल्किलाइन एल्किलाइन पीएच। ठीक है दोस्तों, 14 तक। 7 पर आपका एक ऐसी स्टेज रहती है जहां पर आपकी पीएच न्यूट्रल हो जाती है दोस्तों। चलिए, चलिए तो हम इसी टॉपिक की बेहतरीन
शुरुआत करते हैं। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइंस, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइंस इन द बॉडी फ्लूइड डिटरमाइन वेदर इट एसिडिक। ये डिपेंड करेंगे आपको हाइड्रोजन आयन कि आपकी बॉडी में पीएच एसिडिक है, एसिडोसिस, एल्किलाइन, एल्किलोसिस और न्यूट्रल, तीनों नेचर में है। तो आपके हाइड्रोजन आयन आपकी बॉडी में बताएंगे। हम यहाँ पर देखें तो आपकी जो पीएच रहेगी बॉडी फ्लूइड की नॉर्मल कितनी रहती है, 7.35 से लेके 7.45 के बीच में रहती है। ठीक है दोस्तों, आपके बॉडी फ्लूइड की पीएच। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम बात करें, देखिए एसिड, एसिड क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयन हमने पढ़ ही लिया। हाइड्रोजन आयन आपकी पीएच की डिसाइड करते हैं दोस्तों आपकी बॉडी में। एसिड, एसिड प्रोड्यूस एज अ एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म के एंड प्रोडक्ट से एसिड बनते हैं। साथ में आप यहाँ पे देखें कंटेन हाइड्रोजन आयन, इनमें एच 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 हाइड्रोजन एच प्लस आयन, एच प्लस आयन कंटेन रहते हैं। यहाँ पे बात करें हम एसिड कब बोलेंगे हम, जब आपकी पीएच लेस देन 7 इंडिकेट एसिडिटी। ठीक है, एसिड, एसिड को इंडिकेट करेगी जब आपकी पीएच 7 से कम हो जाए, तो अब आपकी पीएच स्केल में 7 से कम हो जाए, 7 से कम हो जाए तो एसिड, एसिड भाग को इंडिकेट करेगी। 7 से ज्यादा हो जाए तो बेस भाग को इंडिकेट करेगी, एल्कलाइन को इंडिकेट करेगी। तो एसिड है, अगर हम इसकी बात करें एसिड्स टेस्ट में कैसे होते हैं, तो इनका शॉर्ट टेस्ट रहता है। कैसा टेस्ट रहता है दोस्तों, शॉर्ट टेस्ट रहता है, इंपोर्टेंट है। अगर एसिड्स की बात करें, एसिड्स गिव H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन और वाटर, जब आप इनको वाटर में एसिड्स को मिलाएंगे तो आपके H प्लस आयन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम बात करें तो इसमें आपकी एसिड्स में कंटेन हाइड्रोजन आयन मिक्स रहते हैं, H प्लस आयन जिन्हें हम हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। बेस की बात करें यहाँ पे, चलिए बेस क्या होते हैं, बेस की बात करें कंटेन नो हाइड्रोजन आयंस, इसमें कोई नो हाइड्रोजन आयंस नहीं होते हैं बेस में। पीएच की बात करें, पीएच स्केल में आप देखोगे 7 से ज्यादा आपको पीएच देखने को मिलेगी, 7 से ज्यादा पीएच आपको देखने को मिलेगी। तो आपका जो एसिड नेचर रहेगा वो कैसा रहेगा, बेस एल्कलाइन नेचर रहेगा, बेस एल्कलाइन नेचर रहेगा, एल्केलोसिस। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे हम बात करें इसकी बेस कैसे रहता है टेस्ट में, ये रहते हैं बेटा टेस्ट के रहते हैं। कैसे टेस्ट में रहते हैं, बेटा टेस्ट में, नोट कर दिए चलिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछ लेता है एग्जामिनर। यहाँ पे हम बात करें बेस इज एन आयोनिक कंपोनेंट, क्या है बेस, क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है दैट प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन। यहाँ पे हम बात करें बेस क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है दैट प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन, ये क्या करता है, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है। ओ एच माइनस आयन, ओ एच ओ एच माइनस आयन क्या करता है, बनाता है, प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्साइड आयन। आपने पढ़ा था एसिड, एसिड एसिड क्या देते हैं, एच प्लस आयन, और आपके बेस, बेस क्या देते हैं, ओ एच, ओ एच माइनस आयन। ठीक है दोस्तों, याद रखना इंपोर्टेंट। यहाँ पे इसकी बात करें व्हेन डिजोल्व इन वाटर, जब इन्हें वाटर में डिजोल्व करते हैं तब। चलिए यहाँ पर आपकी बॉडी में एक सिस्टम है जो क्या करता है, आपके इस सिस्टम को मेंटेन करके रखता है, इसको एसिड बेस बैलेंस को, जिसे हम कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट सिस्टम बोलते हैं, जो आपकी बॉडी में मेन भूमिका निभाता है एसिड बेस बैलेंस को बनाए रखने में। यहाँ पर देखिए इसको हम जानते हैं, द सिस्टम मेंटेन्स पीएच 7.4 with ratio of 20 parts bicarbonate to 1 part of carbonic acid H2CO3। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बात करें तो 1 पार्ट किसका रहेगा, कार्बोनिक एसिड का, 20 पार्ट किसके रहेंगे, बाइकार्बोनेट एसिड के। साथ में ये मेंटेनेंस बना के रखेंगे आपकी बॉडी में। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर आप देखें तो पीएच कितनी रहती है नॉर्मल फ्लोट्स की, हमने देखा 7.35 से 7.45, ये नॉर्मल है आपके बॉडी फ्लोट्स की। इस पीएच पर आपके बॉडी पार्ट बहुत अच्छे से कार्य करती रहेगी। अगर आपकी बॉडी का पीएच 7.35 से कम होता है तो इसे हम एसिडोसिस इंडिकेट करेंगे। अगर आपकी बॉडी का पीएच 7.45 से ज्यादा होता है तो इसे हम एल्कलोसिस इंडिकेट करेंगे। अगर आपकी बॉडी का पीएच 6.80 से ज्यादा हो जाता है तो ये कंडीशन आपकी डेथ को ओर ले जाएगी आपको। और साथ में 7.80 तो ये भी यहाँ पर डेथ की कंडीशन की ओर ले जाएगी। बिल्कुल यहाँ पर बहुत ज्यादा हायर रिस्क रहती है दोस्तों अगर पीएच सिस्टम गड़बड़ाया तो कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनिक सिस्टम यहाँ पर मेंटेनेंस बना के रखते हैं आपकी बॉडी में पीएच को।
ठीक है दोस्तों, इसका रेशो देखें तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेगा रेशो क्या रहता है। यहाँ पे देखिए आप, द रेशो 2:1 डिटरमाइन द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। यहाँ पर हमने अभी रेशो देखा, तो 1 पार्ट किसका रहेगा, कार्बोनिक एसिड का। यहाँ पर 20 पार्ट किसके रहेंगे, बाइकार्बोनेट के। इसका अनुपात देखें तो बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड का 20:1 में रहने वाला है। चलिए यहाँ पर हम बात करें, कार्बोनिक एसिड कंसंट्रेशन इज कंट्रोल्ड बाय एक्सक्रीशन ऑफ CO2। जो आपकी कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन है वो किसके द्वारा कंट्रोल रहती है, आपके एक्सक्रीशन ऑफ CO2 बाय द लंग्स। आपके लंग्स के द्वारा CO2 को बाहर निकाला जाता है। उसी प्रकार देखिए, रेट एंड डेप्थ रेस्पिरेशन चेंज इन रेस्पॉन्स ऑफ द CO2। आप किस प्रकार से कितनी लंबी सांस ले रहे हो, है ना दोस्तों, उसकी डेप्थ और रेट पर इंडिकेट करेगा CO2 की वैल्यू को। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इसी वे में हम तैयारी को मजबूत बनाते रहेंगे। बने रहिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों, और धाकड़ नर्सिंग एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तो इसी प्रकार हम इस तैयारी को इतना मजबूत बनाएंगे। सब्सक्राइब कर दीजिए धाकड़ नर्सिंग एकेडमी के इस चैनल को, साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों, जिससे आने वाले जो भी अपकमिंग वीडियो लेक्चर है आप तक पहुंच सके। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, किडनी का क्या फंक्शन है। लंग्स तो क्या करती है, CO2 को कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखेगी, कार्बोनिक एसिड के कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखेगी। किडनी क्या करेगी, बाइकार्बोनेट के कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखेगी। किडनी क्या करेगी, बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखेगी, और सिलेक्टिवली रिटेन और एक्सक्रीट बाइकार्बोनेट इन द रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी। जितना आपको जरूरत रहेगी उसी हिसाब से किडनी एक्सक्रीशन कर देगी और बाइकार्बोनेट की वैल्यू को मेंटेन करके रखेगी दोस्तों। इसी इन वैल्यूओं को अभी हम इसी सीरीज में पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर बाद। यहाँ पे हम बात करें, देखिए एक और सिस्टम, फॉस्फेट बफर सिस्टम, बहुत इंपोर्टेंट है, जो भी आपकी बॉडी में पीएच को मेंटेन बनाए रखता है। सिस्टम इज यहाँ पे बात करें, प्रेजेंट इन द सेल्स एंड बॉडी फ्लूइड, इज स्पेशली एक्टिव इन द किडनी। ये किडनी में प्रेजेंट रहता है। जो आपके बफर सिस्टम, फॉस्फेट लेवल और बाकी की जो भी आपकी वैल्यू है इंपोर्टेंट, बाइकार्बोनेट एंड न्यूट्रलाइज एक्सेस हाइड्रोजन आयंस, इनको मेंटेन करके रखता है। क्योंकि हाइड्रोजन आयन आपकी बॉडी में पीएच को डिसाइड करते हैं। हाइड्रोजन आयन आपकी बॉडी में पीएच को डिसाइड करके रखते हैं। तो ये बाइकार्बोनेट आयन, ये आपकी बॉडी में एसिडोसिस, एल्कलोसिस कॉज करते हैं। तो आप इनको मेंटेनेंस भी किसके द्वारा रहता है, किडनी के द्वारा। इंपोर्टेंट चीजें नोट कर लेना इनको दोस्तों। नॉर्मल सीरम लेवल बाइकार्बोनेट की बात करें, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 21 से लेकर 28 मिलीक्यूलेंट पर लीटर होती है। मोल में बात करें, ऐसा यूनिट, तो 21 से लेके 28 मिलीमोल पर लीटर होती है दोस्तों। इन चीजों को नोट करते चलना, बहुत ही इंपोर्टेंट चीजें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी हमने पढ़ा, अभी हमने क्या पढ़ा, एसिड क्या होते हैं, एसिड क्या होते हैं, साथ में हमने पढ़ा बेस क्या होते हैं, है ना। एसिडिक हम कब बोलेंगे इस माहौल को, साथ में हम एल्केलाइन कब बोलेंगे इस माहौल को, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। यहाँ पे हमने देखा हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयन पीएच को कैसे मेंटेन करके रखते हैं। एसिडिक वैल्यू कब होगी, जब 7 से कम पीएच हो जाएगी आपकी, है ना दोस्तों। यहाँ पे हम बात करें 7 से ज्यादा हो जाएगी तो उसे बोलेंगे हम एल्केलाइन। पीएच आपकी जो H+ आयन है वो कौन देगा, आपके एसिड देंगे। OH- आयन कौन देगा, आपके बेस देंगे। एसिड में H+ आयन कंटेन रहते हैं, हाइड्रोजन आयन पाए जाते हैं, बेस में H+ आयन नहीं रहते हैं। जब इन्हें हम इसको वाटर में मिलाएंगे तो आपका H+ आयन देंगे बेस में। जब हम इनको वाटर में मिलाएंगे तो आपको OH- आयन देखने को मिलेंगे दोस्तों, है ना। और हमने अभी बफर सिस्टम पढ़ा, तो कार्बनिक बफर सिस्टम जो आपकी बॉडी में सिस्टम, एक बात करें फॉस्फेट बफर सिस्टम, एक हमने पढ़ा, ये मेंटेनेंस बना के रखेगा। कार्बनिक एसिड बाइकार्बोनेट सिस्टम, ठीक है, ये आपके बॉडी में पीएच को अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं और एसिडिक और एल्कलाइन नेचर को मेंटेन करके रखते हैं। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से अगर ये चीजें गड़बड़ा जाए, ऊपर नीचे हो जाए, तो आपकी यहाँ पर टर्म या कंडीशन या डिसीज देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए, आपके मरीज में ये परिवर्तन देखने को मिलेंगे, आपकी मरीज में ये परिवर्तन देखने को मिलेंगे। आपको पहली पहली चीज क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पर देखिए रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस क्या कंडीशन होती है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें देखें हम, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या चीज है इसको पढ़ते हैं हम। इसमें क्या होगा, pH 2 हो जाएगी डिक्रीज, पीएच क्या हो जाएगी डिक्रीज, CO2 क्या हो जाएगी इंक्रीज, CO2 क्या हो जाएगी इंक्रीज। अब यहाँ पे देखते हैं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इज कॉज्ड बाय प्राइमरी डिफेक्ट ऑफ इन द फंक्शन ऑफ द लंग्स। अभी हमने देखा था, अभी लंग्स का मेन काम क्या है, CO2 को एक बाहर निकालना और उसको मेंटेनेंस बना के रखना। ठीक है दोस्तों, चेंजेस नॉर्मली, नॉर्मल रेस्पिरेटरी पैटर्न, नॉर्मल रेस्पिरेटरी पैटर्न, अगर आपके यहाँ पे नॉर्मल रेस्पिरेटरी पैटर्न में डिफेक्ट आ जाएगा
तो आपकी CO2 तो वहां पर रिटेंड हो जाएगी, रिटेंड होने से क्या होगा, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और आपकी पीएच देखने को मिलेगी कम। तो आपको देखने को मिलेगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। यहाँ पे हम देखें, एनी कंडीशन दैट कॉजेज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयरवे लीडिंग टू हाइपोवेंटिलेशन, वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो गई, CO2 ज्यादा हो गया। डिप्रेस्ड कंडीशन, जब क्या देखने को मिलेगा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम कोज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, क्योंकि वहां पे CO2 रिटेन हो गई है, CO2 की वैल्यू बढ़ गई है, पीएच हो गई है आपकी कम, पीएच हो गई है आपकी कम। चलिए इसको और हम इसी क्रम में समझते हैं। यहाँ पर देखिए एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामिनर पूछता है आपसे, और एन एनी एसिड बेस इम्बेलेंस अगर आपके मरीज में देखने को मिल रहा है, तो नर्स क्या करेगी, इट इज इम्पोर्टेंट टू क्लोजली मॉनिटर द क्लाइंट। नर्स की भूमिका है उसको बहुत अच्छे से क्लोजली मॉनिटर करे, साथ में क्या करे, क्लाइंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, क्लाइंट के कॉन्शियसनेस को चेक करते रहे। साथ में आप देखेंगे यूज प्रोटेक्टिव मेजर, इंश्योर सेफ्टी, मेन मेन जो, क्योंकि आपकी तुरंत अगर कोई सा इम्बेलेंस हुआ तो आपको ईसीजी में चेंजेस देखने को मिलेंगे, मरीज को अनकॉन्शियस हो सकता है, उसको बहुत कोई एनी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, तो वो सारी चीजें मॉनिटर करनी है। मॉनिटर इलेक्ट्रोलाइट लेवल, फॉलो अप एबीजी टेस्ट रिजल्ट, सारी चीजें हमको फॉलो करनी है। साथ में मरीज को हमें क्लोजली मॉनिटर करना है। अब हम यहाँ पे देखें कॉजेज ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, क्या कारण है कि आपके रेस्पिरेटरी एसिडोसिस आपके मरीज में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अस्थमा, अस्थमा एटिलेक्टोसिस, चलिए चलिए यहाँ पर देखें ब्रेन ट्रॉमा, ब्रेन ट्रॉमा, इनको पढ़ लेना दोस्तों, है ना, वीडियो को थोड़ा पॉज करके। ब्रोंकी एक्टेसिस, ब्रोंकी एक्टेसिस, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस, ठीक है दोस्तों। सेंट्रल वेनस सिस्टम, सेंट्रल वेनस सिस्टम डिप्रेस्ड, इसमें बात करें एम्फाइजेमा, एम्फाइजेमा क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, हाइपोवेंटिलेशन, हाइपोवेंटिलेशन। साथ में बात करें निमोनिया, निमोनिया, और देखें हम पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एम्बुलाई। तो ये सारी हम जो कंडीशन पढ़ी हमने, वो क्या करेंगी, आपकी बॉडी में CO2 के रिटेंशन को बढ़ा देंगी। क्या करेंगी, ये सारी जो भी कंडीशन है आपकी बॉडी में CO2 के रिटेंशन को बढ़ा देंगी और पीएच को कर देंगी कम, पीएच को कर देंगी कम। तो यहाँ पे एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछेगा, इनमें से इन सभी में से एक डिसीज कंडीशन दे देगा और पूछेगा आपसे, अब बताइए मरीज को क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी, क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, क्या मरीज को रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है, क्या मरीज को रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, क्या मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस है। तो ये चारों कंडीशन दे देगा, पूछ लेगा आपसे। तो अब अगर अगर आपने पढ़ रखा है कि ये डिसीज कंडीशन लंग्स की, ये वाली डिसीज कंडीशन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कॉज करती है, तो आप एक बार में टिक कर दोगे दोस्तों। अगर पीएच नहीं दे रखी तब भी आप डायरेक्ट, कोई सी CO2 की वैल्यू नहीं दे रखी कि बड़ी हुई है या ज्यादा है, या पीएच नहीं दे रखी, आपसे डायरेक्ट डिसीज कंडीशन दे रखी है और आपसे पूछ ले, तो क्या कराती है ये डिसीज, आपकी डिसीज ये सब क्या कराती है, आपके CO2 को रिटेन करके रखेंगे बॉडी में, पीएच को कर देंगे कम। तो आपको देखने को मिलेगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस दोस्तों, ठीक है। चलिए इनके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं हम एसिडोसिस के। यहाँ पे आप देखोगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, तो यहाँ पे अभी हमने देखा पीएच तो हो गई डिक्रीज, फिर CO2 का लेवल बढ़ गया दोस्तों। यहाँ पर आपके मरीज में न्यूरोलॉजिकल चेंजेस क्या देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका मरीज में लिथार्जी देखने को मिलेगा, मरीज को कंफ्यूजन, इजीनेस होगी, हेडेक, कोमा में भी जा सकता है मरीज अगर आपकी पीएच और ज्यादा कम हो गई है तो, ठीक है दोस्तों। और साथ में डेथ भी हो सकती है मरीज को एक टाइम पर, अगर आपने क्लोजली मॉनिटर नहीं किया, नहीं ध्यान दिया ऐसे वाले मरीज में, तो ईवीजी की वैल्यू नहीं चेक की, तो आपका मरीज की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर की बात करें तो यहाँ पे डिक्रीज ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा, जैसे रिदमिया, वार्मथ प्लस स्किन देखने को मिलेगी रिलेटेड टू पेरिफेरल वेसल डायलेशन। चलिए न्यूरोमस्कुलर क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, आप आपके मरीज में आप यहाँ से देखेंगे न्यूरोमस्कुलर मसल्स वीकनेस देखने को मिलेगी मरीज में, सीजर्स आ सकते हैं, तो हाई रिस्क रहेगा सीजर के टाइम पे। आपको सेफ्टी प्रिकॉशन का ध्यान रखना है दोस्तों, सेफ्टी प्रिकॉशन लेने हैं आपको यहाँ पे नर्स को। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जब कभी कभी किसी मरीज को सीजर आते हैं तो सेफ्टी प्रिकॉशन सबसे इंपोर्टेंट प्रायोरिटी पे रहता है दोस्तों, सबसे इंपोर्टेंट प्रायोरिटी पे। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, जब आपके मरीज को सीजर के चांसेस हैं तो आपको उसमें सेफ्टी सेफ्टी प्रिकॉशन सबसे पहले लेने हैं, बाकी की चीजें बाद में आएंगी। चलिए रेस्पिरेटरी की बात करें, रेस्पिरेटरी में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखिए द रेस्पिरेटरी रेट आपकी यहाँ पे एंड डेप्थ इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। CO2 का रिटेंशन ज्यादा हो जाएगा एंड अटेम्प्ट टू एक्सेल एसिड, ठीक है। और आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी लंग्स से, तो हाइपोवेंटिलेशन और हाइपोक्सिया हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी यहाँ पे, है ना दोस्तों। चलिए
क्योंकि CO2 ज्यादा रिटेंड हो गई है आपकी। अब आपका मरीज है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का, आपका मरीज है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का, तो आप उसको क्या क्या ठीक करने के लिए क्या क्या नर्स एक्शन लेगी, मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से इंटरवेंशन से। इंटरवेंशन में आप देखोगे मॉनिटर को क्या करोगे, सबसे पहले तो साइन फॉर रेस्पिरेटरी डिप्रेस चेक करेंगे, एडमिनिस्टर O2 एज प्रेस्क्राइब, डॉक्टर ने O2 कितनी लिखी है ऐसे वाले मरीज में, हम उसको O2 लगाएंगे। साथ में प्लेस द क्लाइंट इन सेमी फाउलर पोजिशन, और मरीज को हम सेमी फाउलर पोजिशन में रख देंगे, जिससे उसके CO2 का रिटेंशन में कमी आएगी थोड़ी सी। ठीक है दोस्तों, जिससे उसका जो पीएच लेवल है वो बढ़ेगा थोड़ा सा, और जब मरीज नॉर्मल होने की कगार पर आएगा तो ये पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। ये मरीज को हमको सेमी फाइलर पोजीशन देना है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस वाले मरीज में। चलिए यहाँ पर हम देखें, एनकरेज एंड असिस्ट द क्लाइंट टू टर्न कफ एंड डीप ब्रीथ, और हम मरीज से बोलेंगे कि भैया, और आप उसकी हेल्प करोगे क्लाइंट की, टर्न हो जाए वो, उसके बाद कफ करे, खांसी ले और डीप ब्रीथ सांसें ले, ये हम उसको रिपीटेड करने के लिए बोलेंगे, जिससे उसको अच्छे से ऑक्सीजन जाए और CO2 का रिटेंशन अच्छे से हो सके, CO2 ज्यादा मात्रा में बाहर निकले, और उसका जो पीएच वैल्यू है और CO2 का जो रिटेंशन ज्यादा हुआ है वो थोड़ा कम हो जाए। यहाँ पे हम देखेंगे रिड्यूस रेस्टलेसनेस, reduce restlessness by improving ventilation rather than by administering tranquilizer sedative opioid। ये नहीं देना है हमको दोस्तों, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग है। अगर आपके मरीज को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुआ है तो कोई सेडेटिव और ओपियोइड नहीं देना है, क्योंकि ये उल्टा और रेस्टलेस कर देंगे आपके मरीज को, और वो पहले से ही उसको दिक्कत हो रही सांस लेने में, आप और उसको लुढ़का दो, बिकॉज दीज मेडिकेशन आर फर्दर डिप्रेशन टू रेस्पिरेशन। ठीक है दोस्तों, ये वाली मेडिकेशन हमको नहीं देनी है आपके मरीज को। चलिए यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर हम देखें, चलिए यहाँ पर हम देखें, देखिए प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट एज अ प्रिस्क्राइब। सक्शन की जरूरत है मरीज को तो आप सक्शन कराएंगे एयरवे का, अगर जरूरत है तो आप मरीज को सक्शन भी कराएंगे। ठीक है दोस्तों, साथ में हम देखें प्रिपेयर फॉर एंडोट्रोकियल इंट्यूबेशन एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन, ये आप ET ट्यूब रेडी रखेंगे, और मैकेनिकल वेंटिलेशन ये अब हमको बिल्कुल तैयार करके रखने हैं साथ में, क्योंकि आपका मरीज सीवियर एसिडोसिस में गया तो आपको दिक्कत हो जाएगी दोस्तों, तो है ना, ये सारी चीजें हमको तैयार कर रखनी है, जिससे हम मरीज को जल्दी से रिकवर कर सके, पता नहीं कब मरीज एकदम से बेहोश हो जाए। यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो आपका एग्जामिनर पूछता है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ पे बात करें, इफ अ क्लाइंट हैज कंडीशन कॉजेज ऑब्स्ट्रक्शन, अगर आपके मरीज में ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है एयरवे में, और डिप्रेस रेस्पिरेटरी सिस्टम, और आपको देखने को मिल रहा है कि वो रेस्पिरेटरी फंक्शन हो गए हैं कम, ठीक है, तो आपको ऐसे मरीज में मॉनिटरी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस आपको एवीजी करा लेनी है, एवीजी करा लेनी है, डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दोगे आप तो डॉक्टर एवीजी प्रिस्क्राइब करेगा, और उसकी ये वाली कंडीशन में आपको क्लोजली मॉनिटर करना है, मॉनिटर द क्लाइंट फॉर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है दोस्तों, अगर उसमें कोई चेंजेस दिखाई दे तो आपको बिल्कुल ये चीजें मॉनिटर करना है क्लोजली। डॉक्टर नर्सिंग अकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर अभी तक लाइक नहीं किया हो तो शेयर भी कर दीजिए। यहाँ पर दूसरी कंडीशन क्या चेंजेस, आपके पीएच अगर गड़बड़ाई और अगर बॉडी में कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा तो क्या देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, आपके मरीज की नई एक और नई कंडीशन रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस कब देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पर देखिए आप, मरीज में क्या हुआ, पीएच तो हो गई इंक्रीज, यहाँ पर उल्टा हो गया, CO2 हो गई कम, तो आपके मरीज में क्या देखने को मिला आपको, रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस की कंडीशन, रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस की कंडीशन। चलिए यहाँ पर हम बात करें डेफिसिट ऑफ कार्बोनिक एसिड, यहाँ पर कार्बोनिक एसिड की हो जाएगी कमी, डिक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इसमें हाइड्रोजन आयन की हो जाएगी और कमी। चलिए यहाँ पे बात करें क्या कारण है आपके रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस हुआ आपके मरीज में, आपके मरीज को हुआ है फीवर, फीवर ये क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म की रेट को बढ़ा देगा। ठीक है दोस्तों, रिजल्टिंग इन ओवर स्टिमुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ज्यादा स्टिमुलेट होगा तो आपको देखने को मिलेगा रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस। ठीक है दोस्तों, ये डिसीज कंडीशन देके आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है। हाइपर वेंटिलेशन, इसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस। इसकी बात करें ओवर वेंटिलेशन, पेन, और बात करें सीवियर एंजाइटी हुई है मरीज को, हिस्टेरिया, इन कंडीशन में आपको एकदम ओफन इज न्यूरोजेनिक एंड रिलेटेड टू साइको न्यूरोसिस, हाउएवर दिस कंडीशन लीड टू विगरस ब्रीथिंग एंड एक्सेसिव एक्सेलिंग द CO2। तो इन चीजों को हम देखें तो ये आपके मरीज में, यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा एक कंडीशन देके, और पूछेगा आपके मरीज को क्या हुआ है, तो आप बता देंगे उसको रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस हुआ है, रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस हुआ है। जब तक आप इन डिसीज कंडीशनों को याद कर लेना
कौन सी डिसीज कंडीशन से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है, कौन सी कंडीशन आपको रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस कॉज करती है आपकी बॉडी में। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें, यहाँ पर देखिए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपके मरीज की हो जाएगी पीएच इंक्रीज, क्या हो जाएगी पीएच इंक्रीज, पीसीओ2 का लेवल हो जाएगा कम, पीसीओ2 का लेवल हो जाएगा कम। चलिए न्यूरोलॉजिकल क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस वाले मरीज में। न्यूरोलॉजिकल चेंजेस यहाँ पे देखेंगे आपके मरीज को हो जाए डिजीनेस, लाइट हेडेकनेस होगा, उसको कंफ्यूजन हो जाएगा मरीज को, साथ में उसको हेडेक होगी। साथ में हम इसकी बात करें कार्डियोवास्कुलर क्या देखने को मिलेंगे चेंजेस, लो बीपी हो जाएगा मरीज को, टैकी कार्डिया देखने को मिलेगा, डिसरिथमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। साथ में देखिए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल क्या चेंजेस आएंगे, यहाँ पे हम बात करें नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, एपिगैस्ट्रिक पेन देखने को मिलेगा आपके मरीज को। हम यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर की बात करें न्यूरोमस्कुलर की बात करें तो आपके मरीज में टिटेनी, नम्बनेस, टिंगलिंग ऑफ एक्सट्रीमिटी, हाइपर रिफ्लेक्सिया, सीजर जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी। और रेस्पिरेटरी का तो यहाँ पर चेंजेस आने ही वाले हैं क्योंकि रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस कंडीशन है। रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ डिक्रीज हो जाएगी, कंपल्सेटरी एक्शन बाय द लंग्स के द्वारा। तो यहाँ पर होगी क्या कंडीशन, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आएगी एंड लंग्स अनेबल टू कंपनसेटेड हाइपर वेंटिलेशन। तो यहाँ पे अनेबल हो जाएंगे, कंपनसेट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आएगी, अनेबल टू कंपनसेटेड नहीं कर पाएंगे तो आपकी हाइपर वेंटिलेशन देखने को मिलेगा, जिससे आपको क्या हो जाएगी यहाँ पे एल्केलोसिस की कंडीशन, एल्केलोसिस एल्केलोसिस की कंडीशन। ठीक है दोस्तों, एल्केलोसिस की कंडीशन है ना। यहाँ पे सीओ टू का लेवल हो जाएगा कम और पीएच बढ़ जाएगी ज्यादा, क्या हो जाएगी पीएच बढ़ जाएगी ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। अब ऐसा वाला मरीज है तो यहाँ पे एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछ लेगा सिम्टम से, अगर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो आपके मरीज में आपको दे दिया रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस का मरीज, उसमें ए मल्टीपल चॉइस आपको दे दिए एक क्लिनिकल। अब इनमें से चूज कीजिए कि रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में आपको कौन से सिम्टम देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छे से इस थ्योरी को पढ़ लेना नोट करके, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। इंटरवेंशन देखिए, ये वाला मरीज है आपके पास रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस को ठीक करना है। इस वाले मरीज को तो नर्स क्या काम करेगी, यहाँ पे देखिए मॉनिटर और साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आपके रेस्पिरेटरी कंडीशन में, तो आपका चाहे वो एसिडोसिस का हो चाहे एल्किलोसिस का मरीज, आपको क्लोजली मॉनिटर करना है, उसके रेस्पिरेटरी स्टेटस को चेक करना है। ठीक है दोस्तों, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड रीअश्योरेंस द क्लाइंट, उसको इमोशनल सपोर्ट देना है, रीअश्योरेंस करना है क्लाइंट को। एनकरेज अप्रोप्रिएट ब्रीथिंग पैटर्न, अच्छे से सांस ले उसके लिए उसको एनकरेज करेंगे, पोजीशन देंगे उसको बढ़िया प्रॉपर, है ना। असिस्ट विद ब्रीथिंग टेक्निक, उसे ब्रीथिंग टेक्निक के बारे में बताएंगे और ब्रीथिंग एड्स देंगे उसको जरूरत पड़ गई तो यहाँ पे। ठीक है, और उसको रीब्रीदिंग मास्क, CO2 ब्रीथ, रीब्रीदिंग इनटू द पेपर बैग, उससे ये CO2 ब्रीथ पेपर बैग देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए चलिए, जिससे क्या हो CO2 का रिटेंशन बढ़ जाए, है ना दोस्तों। यहाँ पर देखिए आप प्रोवाइड क्वेश्चन आर केयर, प्रोवाइड क्वेश्चन केयर देंगे उसको, वेंटिलेटर क्लाइंट सो दैट दे आर नॉट फोर्स टू टेक ब्रीथ डीपली और रैपिडली नहीं कर पाते हैं दोस्तों। तो ये सारे क्वेश्चन आपको देखने हैं। ठीक है, साथ में आप देखोगे प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर कैल्शियम ग्लूकोनेट और टिटेनी इज एज प्रिस्क्राइब। जो आपका टिटेनी का मरीज है क्योंकि उसको टेटेनी के साइन किस में देखने को मिलता है, हाइपोकैल्सीमिया में, तो ऐसे वाले मरीज को हम क्या देंगे, एडमिनिस्टर कैल्शियम करेंगे, जिससे क्या हो उसका इफेक्ट पड़ेगा यहाँ पे। चलिए हम यहाँ पे बात करें तो हमने दो जो कंडीशन थी आपकी मरीज की वो पढ़ ली, एक तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, एक पढ़ ली हमने रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस। अब यहाँ पे देखिए मेटाबॉलिक प्रोसेस, मेटाबॉलिक में आपको क्या देखने को मिलेगी, तीसरे नंबर की कंडीशन आपके मरीज में देखने को मिलेगी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है इसको हम पढ़ते हैं। इसमें क्या मिलेगा आपको, पीएच देखने को मिलेगी कम, पीएच क्या देखने को मिलेगी, डिक्रीज। यहाँ पे हम बाइकार्बोनेट की बात करें, CO3 बाइकार्बोनेट, तो इसकी बात करें ए हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, तो इसको देखने को मिलेगा, ये भी हो जाएगा डिक्रीज, दोनों डिक्रीज देखने को मिलेंगी, पीएच भी डिक्रीज और बाइकार्बोनेट भी डिक्रीज दोस्तों। यहाँ पे ये सबसे इंपोर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ पर हम बात करें, देखिए आप टोटल टोटल कंसंट्रेशन ऑफ बफर बेस लोअर देन नॉर्मल, नॉर्मल से क्या हो जाएंगी, लोअर हो जाएंगी पूरे बफर के कंसंट्रेशन। यहाँ पे जो आपके हाइड्रोजन आयन है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और रिजल्टिंग फ्रॉम लॉस, और देखने को मिलेंगे आपको लॉस। यहाँ पे हम बात करें तो ऑफ टू मच बेस रिटेंशन टू मच एसिड, तो आपके यहाँ पे दोनों कंडीशन देखने को मिल सकती है।
चलिए, यहाँ पे हम बात करें कॉजेज ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। आपके मेटाबॉलिक एसिडोसिस की क्या कारण है, जिससे आपको पता लगा कि मरीज को मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन है। एक तो आपने देख लिया पीएच हो गई कम, एक तो देख लिया आपने मरीज को हो गई पीएच कम, बाइकार्बोनेट हो गया आपका कम। ठीक है, ये दोनों कंडीशन ये पकड़ लिया हमने पॉइंट, है ना। तो यहाँ पे देखिए डायबिटीज वाला मरीज है, डायबिटीज मेलाइटिस वाला मरीज है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस वाला मरीज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको नोट कर लेना। एन इनसफिशियंट सप्लाई टू इंसुलिन, ऐसे वाले मरीज में इंसुलिन की प्रॉपर मात्रा में सप्लाई नहीं हो पाती है, तो क्या होगा, यहाँ पे इनसफिशियंट सप्लाई, तो क्या होगा, इंक्रीज फैट मेटाबॉलिज्म, फैट का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा, जिससे क्या होगा, लीडिंग टू एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ कीटोन, जिससे क्या होगा, ज्यादा मात्रा में कीटोन इकट्ठे हो जाएंगे, और एसिड तो ऐसे वाले, और बाइकार्बोनेट, तो देन एंड अप बीइंग डिप्लेटेड। तो यहाँ पे बात करें ऐसे वाले मरीज में आपको क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। चलिए इसको और हम समझेंगे अभी नीचे की साइड में। यहाँ पे देखिए एक्सेसिव इंजेक्शन ऑफ एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड कॉज एन इंक्रीज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं। हाई फैट डाइट, ये भी एक मुख्य कारण है। ठीक है दोस्तों, जो आपके शरीर में क्या कॉज करेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्या कॉज करेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। यहाँ पे हम बात करें इनसफिशियंट मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अगर आपकी कार्बोहाइड्रेट का इनसफिशियंट मात्रा में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो भी आपको यहाँ पे ये चीज देखने को मिलेगी। माल न्यूट्रिशन वाले मरीज में, रीनल इंसफिशियंसी की कंडीशन में, और आपकी बात करें सीवियर डायरिया हुआ है मरीज को, तो आपको ये वाली कंडीशन देखने को मिलेगी दोस्तों। आपके मरीज में क्या क्लिनिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, आपको ये सारी एक डिसीज कंडीशन दे देगा, एक डिसीज कंडीशन दे देगा। ठीक है, और फिर आपसे पूछेगा एक क्लिनिकल साइन किसके है, तो आपको याद रखना है इस डिसीज कंडीशन के सारे क्लिनिकल साइन। यहाँ पे आपके मरीज में ये सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे, लिथार्जी, कंफ्यूजन, डिजीनेस, हेडेक, कोमा, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, डिसरथमिया, कोल्ड क्लामी स्किन। गैस्ट्रो की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे मरीज में गैस्ट्रो में नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन। न्यूरोमस्कुलर की बात करें तो मसल्स वीकनेस, सीजर, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। रेस्पिरेटरी की बात करें तो आपको क्या देखने को मिलेगा, डीप डीप रैपिड रेस्पिरेशन। तो इसमें क्या होगा, कंपल्सेंट्री एक्टिंग बाय द लंग्स, जिससे आपकी डीप और रैपिड रेस्पिरेशन अगर आपके मरीज में देखने को मिल रहा है, तो इस टर्म को बोलते हैं हम स्मॉल रेस्पिरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जामिनर के द्वारा पूछा जाएगा यहाँ से। चलिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगर आपकी मात्रा शरीर में इनसफिशियंट सप्लाई हो गई किसकी, इंसुलिन की, तो आपके क्लाइंट में डायबिटिक मेलाइटिस वाले मरीज में, डायबिटीज वाले मेलाइटिस वाले मरीज में इंसुलिन की सप्लाई कम हो रही है, तो आपको देखने को मिलेगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। अगर आपके मरीज में प्रॉपर इंसुलिन की सप्लाई नहीं हो रही है, आपके डायबिटीज मेलाइटिस वाले मरीज में, तो उसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा उस मरीज में, जिसे हम क्या बोलते हैं, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस कंडीशन बोलते हैं। ये आपको याद रखना है दोस्तों। अगर हम डायबिटिक, यहाँ पे इसकी बात करें, यहाँ पे इस मरीज की बात करें, किसकी, अभी मेटाबॉलिक एसिडोसिस वाले मरीज की, तो आप उसका इंटरवेंशन कैसे करेगी नर्स, आप नर्स हो तो यहाँ पे इंपोर्टेंट आपको याद रखना है ये सारी चीजें। चलिए यहाँ पे देखोगे आप, आपके मॉनिटर और साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस चेक करेंगे, चाहे कोई सा भी मरीज हो। मॉनिटर इंटेक एंड आउटपुट चेक करेंगे, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू देखेंगे हम, कितनी मात्रा में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट कम हुए हैं तो हम उनको रिप्लेस करेंगे नर्स। साथ में आप देखेंगे प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर सॉल्यूशन आईवी इंटरवेनसली एज प्रिस्क्राइब, इंक्रीज बफर बेस, तो एडमिनिस्टर आईवी सॉल्यूशन देंगे, और आप यहाँ पे आपकी मात्रा को ठीक करेंगे, जो इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस आए हैं उसको ठीक करेगी नर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इंटरवेंशन एक प्रॉपर, ये अभी हमने पढ़ा था, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस वाला मरीज है, उसका प्रॉपर इंटरवेंशन कैसे करेगी नर्स, जिससे उस मरीज को क्या ना हो। यहाँ पे हमने देखा मेटाबॉलिक एसिडोसिस वो ठीक हो जाए, तो इस मरीज में नर्स क्या एक्शन लेगी, इस डायबिटिक कीटो एसिडोसिस वाले मरीज में, तो उसे इंसुलिन लगाएगी एज ए प्रेस्क्राइब। ठीक है दोस्तों, इससे क्या उसकी जो कीटो एसिडोसिस वाली कंडीशन है वो ठीक हो जाए। व्हेन ग्लूकोज इज बीइंग प्रोपरली मेटाबोलाइट, बॉडी विल स्टॉप कन्वर्टिंग द फैट टू ग्लूकोज। ठीक है दोस्तों, जिससे क्या होगा, वो कंडीशन ठीक हो जाएगी। यहाँ पे बात करें मॉनिटर फॉर सर्कुलेटरी कोलैप्स, और हम चेक करेंगे सर्कुलेटरी कोलैप्स ना हो जाए, और साथ में क्योंकि पॉलीयूरिया ज्यादा मात्रा में यूरिन का एक्सक्रीशन होगा, एज ए रिजल्ट ऑफ हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट भी देखने को मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, साथ में आप ऑस्मोटिक डायूरेटिक और एक्स्ट्रा सेलुलर, ये सारी चीजें इनकी कमी, इनको भी हम देखेंगे, मॉनिटर करेंगे। साथ में आप देखोगे इफ डायबिटिक कीटो एसिडोसिस इज प्रेजेंट, अगर आपके मरीज में डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है, तो आप आईवी
आईवी एक्सेस एंड प्रीफर टू एडमिनिस्टर फ्लूइड वॉल्यूम रिसस्टिटेशन, आप उसको आईवी चालू कर दोगे, ठीक है, और क्लोजली मॉनिटर करोगे इलेक्ट्रोलाइट के लेवल को, ग्लूकोज के लेवल को और यूरिनरी आउटपुट को, तो जिससे का उसका फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ठीक हो सके दोस्तों। ठीक है, आपकी जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन है वो ठीक हो सके दोस्तों। चलिए चलिए, आज का एक और दाखल नर्सिंग एकेडमी के इस चैनल पर ये जो वीडियो लेक्चर है उसको लाइक कर दीजिए और साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। यहाँ पर देखिए चौथी कंडीशन आपके मरीज में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस इसमें क्या होगा, यहाँ पर देखिए उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर पीएच भी इंक्रीज हो जाएगी और आपका जो बाइकार्बोनेट का लेवल है, आपका जो बाइकार्बोनेट का लेवल है इसकी भी क्या हो जाएगी, वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए इंक्रीज CO2 लेवल, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप बात करेंगे, यहाँ पे देखिए आपका मरीज है डेफिसिट, डेफिसिट ऑफ कार्बोनिक एसिड, डिक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन रिजल्ट फ्रॉम अक्यूमुलेशन ऑफ बेस फ्रॉम लॉस ऑफ एसिड कंपेरेबल टू बेस इन द बॉडी फ्लूइड। यहाँ पर आपको कंडीशन देखने को मिलेगी एल्केलोसिस, एल्केलोसिस क्या देखने को मिलेगी, एल्केलोसिस। चलिए चलिए, ये रही आपकी कंडीशन। आगे कॉजेज ऑफ मेटाबॉलिक एल्केलोसिस की बात करें तो आपके मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की हमने देख लिया, यहाँ पर हो गई पीएच इंक्रीज, क्या हो गई, पीएच इंक्रीज, और आपका जो लेवल है बाइकार्बोनेट का वो भी क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है ना दोस्तों। चलिए यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे देखिए डायूरेटिक्स, 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 द लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड फ्रॉम डायूरेसिस कॉजेज कंपनसेटरी इंक्रीज, ये क्या करेगी, कंपनसेटरी इंक्रीज कर देगी, जिससे क्या होगा, अमाउंट ऑफ बाइकार्बोनेट इन द ब्लड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जो आपका बाइकार्बोनेट की मात्रा है वो आपके ब्लड में बढ़ जाएगी और जिससे क्या होगा, पीएच भी बढ़ेगा, पीएच भी बढ़ेगा, तो आपको कंडीशन देखने को मिलेगी क्या, आपको कंडीशन देखने को मिलेगी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। याद रखना है दोस्तों आपको, एक और क्या, एक्सेसिव वोमिटिंग, एक्सेसिव वोमिटिंग, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सक्शनिंग लीड टू एन एक्सेसिव लॉस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपका ये स्टोमक एसिड है ना, आपने वोमिट वोमिट वोमिट, ठीक है, आपने निकाल दिया एसिड बाहर, एसिड बाहर, तो क्या रह जाएगा यहाँ, एल्केलाइन नेचर, तो क्या हो जाएगा मरीज में, एल्केलोसिस, एल्केलोसिस, एल्कोलोसिस, बाइकार्बोनेट की वैल्यू बढ़ गई ज्यादा, तो देखने को मिलेगा आपको क्या, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ठीक है दोस्तों, है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनर का, ये सिम्टम से याद रखना आप, ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देके आपका एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ये कंडीशन दे दी, अब बताइए आपके मरीज को क्या कौन सी कंडीशन है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है क्या मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, तो आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन याद करके रखने हैं सारे। यहाँ पे बात करें हाइपर एल्डोस्टेरोनिक, इस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज रीनल ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, सोडियम एंड रिजल्ट इन हाइड्रोजन आयन लॉस, हाइड्रोजन आयन लॉस देखने को मिलेगा, तो आपको कंडीशन क्या देखने को मिलेगी, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। यहाँ पे बात करें इंजेक्शन ऑफ इन्फ्यूजन ऑफ एक्सेस मात्रा में आपने सोडियम बाइकार्बोनेट ले लिया, इससे क्या होगा, आपके अमाउंट में बेस की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया आपने, बुल ब्लड का मैसिव ट्रांसफ्यूजन ऑफ बुल ब्लड लगा दिया आपने, ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो सिट्रेट साइट्रेट है आपका एंटीकोगुलेंट यूज्ड स्टोरेज ऑफ ब्लड मेटाबोलाइट बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट यूज करता है, तो आपको यहाँ पे जो एल्कलोसिस देखने को मिलेगा। ये सारी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो आपने पढ़े, आपने जो कोच पढ़े वो आपको ये याद करके रखना है, क्योंकि कौन सा कोच कौन से मरीज में क्या कोच करेगा, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जामिनर पूछ लेता है। आपको सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे, आपने मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, इसमें क्या पीएच भी बढ़ गई और बाइकार्बोनेट का लेवल भी बढ़ गया, तो आपके मरीज में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, न्यूरोलॉजिकल की बात करें तो लिथार्जी देखने को मिलेगी, इरिटेबिलिटी मरीज में, कंफ्यूजन, हेडेक, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। कार्डियोवास्कुलर चेंजेस क्या देखने को मिलेंगे मरीज में, लो ब्लड प्रेशर, टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा, डिसरिथमिया देखने को मिलेगा आपके मरीज में। गैस्ट्रो की बात करें तो आपको मरीज में एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा, नोजिया एंड वोमिटिंग देखने को मिलेगा दोस्तों। न्यूरोमस्कुलर चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको, यहाँ पर न्यूरोमस्कुलर चेंजेस देखिए आप, टिटेनी, ट्रिमर्स, टिंगलिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज, मसल्स क्रैम्प्स, हाइपरटोनिक मसल सीजर भी देखने को मिल सकते हैं आपके मरीज में। रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ क्या हो जाएगी, डिक्रीज, इससे कंपनसेटरी एक्शन देखने को मिलेगा, तो आपकी कंडीशन हो जाएगी हाइपोवेंटिलेशन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। चलिए, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पे एग्जामिनर पूछेगा, मॉनिटर द क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग एक्सेसिव वोमिटिंग, एक्सेसिव वोमिटिंग हो गई है आपके मरीज को, तो और द क्लाइंट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सक्शनिंग हुई है,
तो उसके मैनिफेस्टेशन में क्या देखने को मिलेगा? देखिए आप सक्शन के थ्रू सक्शन करोगे अगर स्टोमक कंटेंट का जीआईटी का, तो ज्यादा मात्रा में एसिड बाहर निकाल दोगे, तो यहाँ पर आपको एल्कलोसिस देखने को मिलेगा। और अगर आप वोमिटिंग कर रहा है मरीज, तो भी ज्यादा एसिड का बाहर निकल जाना बॉडी का, तो यहाँ पर आपको एल्कलोसिस देखने को मिलेगा, एल्केलोसिस देखने को मिलेगा। तो दो इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन, यहाँ से एग्जाम आता ही आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए यहाँ पे अगर मरीज को ये कंडीशन हुई तो नर्स क्या करेगी? आप नर्स हो तो क्या इंटरवेंशन करोगे? यहाँ पर देखिए मरीज को क्या करना है, आपको मॉनिटर फॉर साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। आपके मरीज में कोई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस फंक्शन देखने को मिल रहा है, तो उसे आप नोट करिए। प्रीपेयर फॉर एडमिनिस्टर मेडिकेशन, उसे हम दवाइयाँ लगाएंगे, इंट्रावेनस फ्लूइड देंगे। प्रिस्क्राइब प्रमोट किडनी एक्सक्रीशन बाइकार्बोनेट, जिससे क्या हो आपकी किडनी तो बाइकार्बोनेट की मात्रा बढ़ गई है, उसे बाहर निकाल सके और जो मैकेनिज्म है वो सही अ, जगह पर आ सके। प्रिपेयर टू रिप्लेस पोटेशियम एज ए प्रिस्क्राइब, मरीज को जो आपका ज्यादा मात्रा में पोटेशियम का लॉस हो गया है, उसको हम पोटेशियम इंजेक्शन देके उसे ठीक करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मरीज में हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम बात करें आर्टीरियल ब्लड ईबीजी, अब यहाँ पे हमने चार कंडीशन पढ़ ली, चारों कंडीशन पढ़ ली, यहाँ पे आपके मरीज में देखने को मिल रही है, तो ये आपकी ईबीजी चेंजेस होने की वजह से देखने को मिलती है। आर्टीरियल ब्लड गैस जो आपके मरीज में, यहाँ पर हम बात करें आर्टीरियल ब्लड गैस, आर्टीरियल ईबीजी कैसे करेंगे आपके मरीज में, जिसकी वैल्यू हम बाद में चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए आर्टीरियल आर्टीरियल ब्लड गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप क्या करोगे, ऐसे वाले मरीज में एबीजी करनी है, तो आप क्या करोगे, ऑप्टेन वाइटल साइन, सबसे पहले मरीज का वाइटल साइन चेक करोगे। ठीक है दोस्तों, फिर आप क्या करेगी नर्स, डिटरमाइन वेदर द क्लाइंट हैज आर्टेरियल लाइन, आर्टेरियल लाइन चेक करेगी। अलाउ फॉर आर्टेरियल ब्लड सैंपलिंग, जहां से आप आर्टेरियल का जो ब्लड सैंपल लेने वाले हो, और फर्दर पंक्चर टू द क्लाइंट, बार बार पंक्चर नहीं करना है, एक ही बार में कर देना है हमको। साथ में एलन टेस्ट की बात करें, एलन टेस्ट क्या होता है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनर पूछता है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एलन टेस्ट कब करेंगे हम, एक तो क्वेश्चन ये बनेगा, एलन टेस्ट कब करोगे आप, बिफोर ईबीजी, जब आप किसी मरीज में एबीजी कर रहे हो, तो आप एबीजी करने से पहले एलन टेस्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन हो गया। एलन टेस्ट होता क्या है, यहाँ पर देखिए, परफॉर्म टू डिटरमाइन प्रेजेंस ऑफ कोलेटरल सर्कुलेशन नोट टू मोस्ट फैसिलिटीज इन एबीजी ब्लड ड्रो इज परफॉर्म टू रेस्पिरेटरी थेरापिस्ट, रेस्पिरेटरी थेरापिस्ट के द्वारा चेक किया जाता है कि प्रॉपर आपके ब्लड की सप्लाई हो रही है कि नहीं, वो भी कैसे मैनर में, कोलेटरल सर्कुलेशन आपकी हैंड में चेक करेगा, रेडियल आर्टरी और साथ में अल्नर आर्टरी दोनों को प्रेस करके देखेगा, है ना, प्रेस करने के बाद एकदम छोड़ेगा, तो ब्लड पूरे हैंड पे सप्लाई देखने को मिल रही है, तो आप सैंपल ले सकते हो। अगर आपने यहाँ पे एक आर्टरी को दबाया, साथ में उसी के साथ में सेम टाइम पर उसी को दबाया फिर छोड़ा, तो आपको यहाँ पर ब्लड सप्लाई देखने को नहीं मिल रही है, तो आपको ये प्रोसीजर नहीं करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे नेगेटिव चीज देखने को मिली है, तो आपको यहाँ पे ये चीजें डॉक्टर को नोट करा देनी है। तो एबीजी सैंपल बिल्कुल नहीं लेना है दोस्तों। अभी हम देखेंगे एबीजी सैंपल कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए, फिर आप क्या करोगे, असेस फैक्टर दैट मे अफेक्ट एक्यूरेसी द रिजल्ट, अगर आपने ये प्रोसीजर सही से फॉलो नहीं किया, तो आपकी जो एबीजी का रिजल्ट है वो एकदम खराब आने वाला है। यहाँ पे दोस्तों चेंजेस देखने को मिलेगा आपको O2 लेवल में। और अगर यहाँ पे देखें, एक सबसे वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा, अगर आपके मरीज को आपने सक्शन किया है, तो ठीक है, पास्ट 22 मिनट में आपको 20 मिनट में, तो 20 मिनट में अगर आपने सक्शन किया है, तो आपको इस प्रोसीजर को थोड़ा रोक देना है, होल्ड कर देना है इसको। ठीक है, उसको थोड़े बाद आप इसको करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे, क्योंकि वहां पर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट देना है मरीज को इमोशनल सपोर्ट देना है, क्योंकि वो घबरा ना जाए इस प्रोसीजर से। असिस्ट द स्पेसिमेन ड्रो, हम स्पेसिमेन को निकालने के बाद क्या करेंगे, पेरिनाइज्ड सिरिंज लेंगे, मतलब पहले से ही उसमें जो आप सिरिंज ड्रॉ कर रहे हैं सैंपल को, उस वाली सिरिंज में सिरिंज में पहले से ही एपेरिन एपेरिन ले लेंगे हम, एपेरिन ले लेंगे हम इसमें। ठीक है दोस्तों, एपेरिन ले लेंगे। ठीक है, ये क्या है, एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस है। हम यहाँ पे बात करें, आफ्टर ऑब्टेनिंग स्पेसिमेन टू प्रिवेंट ईयर एंटरिंग द सिरिंज बिकॉज ईयर कोज द ब्लड गैस एनालिसिस अल्ट्रेशन, अगर उसमें ईयर चली गई, तो यहाँ पर अभी आपकी एबीजी की जो रिपोर्ट है वो गलत आ सकती है दोस्तों। तो उसको एक्यूरेसी बनाए रखने के लिए आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है। अब हम करेंगे क्या, आप चेक करोगे, अप्लाई प्रेशर इमीडिएटली टू द पंक्चर साइट द फॉलोइंग ब्लड ड्रॉ, आपने यहाँ पे आप आर्टरी से ब्लड निकाल रहे हो दोस्तों, आर्टियल ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि अगर आपने एकदम से निकाल के और उसको खाली छोड़ दिया, तो बहुत ज्यादा ब्लड आपके मरीज का बह जाएगा और मरीज शॉक में भी जा सकता है।
तो अगर आप ब्लड निकालने के बाद आपको मरीज के पास रुकना है 5 से 10 मिनट और उसको दबा के रखना है, दबा के रखना है, जिससे क्या हो, वो बाद में वहां पे उसकी जो क्लोटिंग प्रोसेस है वो हो जाए और बाद में और ब्लड का बहना जो आपने पिक किया था वो ठीक हो जाए। ठीक है दोस्तों, फिर क्या करेंगे, रीअसेस द रेडियल पल्स, रिमूविंग द प्रेशर। ठीक है, बाद में आप क्या करोगे, पल्स को चेक करके और वहां से मरीज के पास से चले जाओगे। अगर आप उसको छोड़ दोगे तो ब्लड ज्यादा बह सकता है, क्योंकि मरीज को इतना होश नहीं रहता कि कब ब्लड निकल रहा है नहीं निकल रहा, तो वो शॉक में भी जा सकता है ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से। तो मरीज को आपको क्लोजली मॉनिटर करना है ब्लड सैंपल लेने के बाद में, और नस आपकी जो आर्टरी है उसको दबा के रखना है 5 से 10 मिनट तक। चलिए, यहाँ पर एक और आपको क्या ध्यान रखना है, रेस्पिरेटरी लेवल स्पेसिमेन ट्रांसपोर्ट इट द आइस। आपको वहां पे इंजेक्शन, ये आपकी पेरिनाइज सिरिंज है, इस पे लिख देना है कि एबीजी सैंपल के लिए जा रहा है। इस वाले मरीज से पूरी जानकारी लिख के आप उसे कैसे भेजोगे, ट्रांसपोर्ट इनटू आइस पैक टू द लेबोरेटरी। आइस पैक में रख के आप आपकी लेबोरेटरी में भेजोगे उसको एबीजी एनालिसिस के लिए। यहाँ पे आप देखोगे ऑन लेबोरेटरी फॉर्म रिकॉर्ड क्लाइंट टेम्परेचर एंड टाइप ऑफ सप्लीमेंटल O2 द क्लाइंट इज रिसीविंग। आप उस पर लिख के भेजोगे पूरे फॉर्म पे कि मरीज को क्या नाम है उसका, क्या टेम्परेचर था उसका जब आपने सैंपल लिया, साथ में उसको कितने लीटर पे ऑक्सीजन चल रही थी, अगर मरीज को ऑक्सीजन चालू है तो ये सारी जानकारी आपको फॉर्म पे भर के और सिरिंज को आइस पैक में रख के आपको लैब में पहुंचानी है। ये सारी जानकारी आपको, अब यहाँ पे देखिए मस्ट भी क्या चीजें ध्यान रखनी है आपको, आप नर्स हो। देखिए, यहाँ पर प्रोसीजर फॉर परफॉर्मिंग द एलन टेस्ट बिफोर रेडियल आर्टरी पंक्चर। रेडियल आर्टरी पंक्चर करने से पहले आपको क्या करना है, एलन टेस्ट करना जरूरी है दोस्तों। ये मैंने अभी आपको बताया था, अगर एलन टेस्ट पॉजिटिव आता है तो ये प्रोसीजर फॉलो करना है, अगर नेगेटिव आता है तो आपको ये प्रोसीजर बिल्कुल फॉलो नहीं करना है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, नॉर्थ साइड में पूछा ही पूछा जाता है। चलिए, इसको देख लीजिए। यहाँ पर क्या पूछेगा, आप देखिए प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हो तो प्रोसीजर इज एक्सप्लेन टू द क्लाइंट। क्लाइंट को बता दोगे कि भैया हमें यहाँ से सैंपल लेने वाले हैं, इंक्लूडिंग दैट द पर्पज टू असेस कोलेटरल सर्कुलेशन। उसको बता देंगे हम सारी चीजें। ठीक है, या उसके बाद देखेंगे प्रेशर इज अप्लाइड ओवर अल्नर 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 आर्टरी रेडियल आर्टरी सिमिल्टेनियसली चेक करोगे। अब आप एलन टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो तो आपकी रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी को एक साथ प्रेस करोगे। प्रेस करने के बाद द क्लाइंट इज आस्क टू ओपन एंड क्लोज द हैंड। उससे कहेंगे कि भाई ओपन करे और क्लोज करे, ओपन करे और क्लोज करे। फिर क्या करेंगे, प्रेशर इज फ्रॉम द अल्नर आर्टरी वाइल कंप्रेस द रेडियल आर्टरी। आपकी रेडियल आर्टरी कंप्रेस है और आपने क्या किया, अल्नर आर्टरी को रिलीज कर दिया तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। देखो दोस्तों क्या देखने को मिलेगा रिजल्ट, द कलर ऑफ एक्सट्रीमिटीज डिस्टल टू द प्रेशर पॉइंट इज असिस्ट, द फ्लो थ्रू अल्नर आर्टरी इज गुड। आपने तो रेडियल आर्टरी को प्रेस करके रखा है, अल्नर आर्टरी को छोड़ दिया, तो आपने देखा फ्लो अच्छा हो रहा है, फ्लैशिंग विल बी सीन इमीडिएटली। फ्लैशिंग एकदम से देखने को मिली कि ब्लड का प्रवाह आपको देखने को मिला है एंड में, तो एलन टेस्ट इज पॉजिटिव। द रेडियल आर्टरी कैन बी यूज्ड फॉर पंक्चर। हम रेडियल आर्टरी को पंक्चर के लिए यूज में ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप हमेशा आप पंक्चर के साथ टिप करोगे रेडियल आर्टरी को जब आप एबीजी का सैंपल ले रहे हो दोस्तों। इंपोर्टेंट आपको याद रखना है, यहाँ पे इंपोर्टेंट चीज है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, रेडियल आर्टरी से सैंपल लेंगे, रेडियल आर्टरी से सैंपल लेंगे और पॉजिटिव आएगा तो ही आपको ये टेस्ट करना है, नहीं तो आपको ये टेस्ट परफॉर्म नहीं करना है, आप रुक जाओगे वहां पे। ठीक है दोस्तों, कलर ऑफ एक्सट्रीमिटीज डिस्टल प्रेशर पॉइंट इज असिस्ट थ्रू अल्नर आर्टरी इज गुड, फ्लैशिंग विल बी सीन इमीडिएटली। तो आप एलन टेस्ट को देन पॉजिटिव और आप रेडियल आर्टरी से पंचर करके सैंपल ले सकते हो। अगर आपके मरीज में अगर आपके मरीज में देखा आपने एलन टेस्ट कैसा आया, नेगेटिव। आपने देखा आपके मरीज में क्या एलन टेस्ट आया नेगेटिव, कोई ब्लेसिंग नहीं देखने को मिल रही, तो टेस्ट कैसा हो गया, इज रिपीटेड टू द अदर आर्म। इस हाथ में देखा तो इस हाथ में चेक करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, है ना, इसमें तो आ गया नेगेटिव। ठीक है, दूसरा आर्म ले लेंगे, इज नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव आया रिजल्ट, तो अनदर इज आर्टरी इज सिलेक्टेड टू पंक्चर। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, अगर नेगेटिव आता है तो आपको बिल्कुल प्रोसीजर नहीं करना है, दूसरी आर्टरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी आपको एबीजी सैंपलिंग के लिए। चलिए, अगर आप यहाँ पे बात करें, आपको रिपोर्ट अगर आपको देखनी है तो नॉर्मल एवीजी में आपसे पूछे पीएच ये वैल्यू नॉर्मल क्या होती है, चेंजेस क्या देखने को मिलेंगे, ये आपकी एवीजी में अभी हमने पढ़े थे, ये वैल्यू चेंजेज होंगी तो आपको कौन सी कंडीशन आपके मरीज में देखने को मिलेगी, ये डिसाइड यहाँ से होती है। पीएच की बात करें, आर्ट्रियल आर्ट्रियल पीएच कितनी होती है, 7.35 से 7.45। मैंने यहाँ पे बताया था आपको 7.35 से कम हुई तो क्या इंडिकेट करेगी ये, एसिडोसिस। ठीक है, अगर 45 से ज्यादा हुई तो क्या इंडिकेट करेगी, एल्केलोसिस।
क्या इंडिकेट करेगी, एल्किलोसिस। और नॉर्मल रेंज कितनी होती है, ये नॉर्मल रेंज आपकी, ठीक है, ये एसआई यूनिट है, ठीक है। अब पीसीओ2 की बात करें तो नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 35 से 45, 35 से 45। बाइकार्बोनेट की बात करें तो कितनी होती है, 21 से 28, 21 से 28। पीओ2 की बात करें, ऑक्सीजन लेवल कितना होता है, 80 से 100, 80 से 100, है ना। यहाँ पे बेनस की बात करें, बेनस का पूछता नहीं, एग्जामिनर कभी क्वेश्चन पूछ ले कि वैल्यू क्या होती है, तो पीएच 7.31 से 7.41, ठीक है दोस्तों। और पीओ2 की बात करें तो 40 से 50 इसकी जो वैल्यू रहती है। आपको रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस और मेटाबॉलिक एल्किलोसिस और एसिडोसिस से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ये वैल्यू याद रखनी है दोस्तों। चलिए, कौन सी कंडीशन में क्या होता है अभी मैं आपको बता देता हूँ। एबीजी फ्लोसीड, आप देखिए यहाँ पे, इसको समझिए, जो आपके एग्जाम पर्पज से इतनी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। देखिए, यहाँ पे हम बात करें, अगर आपकी पीएच हो गई लो, तो इस कंडीशन को बोलेंगे एसिडोसिस। लो कब होगी, जब 7.35 से कम हो गई। जब अगर आपकी पीएच ज्यादा हो गई 7.45 से, तो इस कंडीशन को बोलेंगे हाई। तो आपके मरीज में देखने को मिलेगा एल्किलोसिस। ये बांध लीजिए आप। तो ये क्वेश्चन तो हो गया, पीएच कम हो गया तो एसिडिक तो कंफर्म हो गया, पीएच ज्यादा हो गया तो एल्किलोसिस तो कंफर्म हो गया। ये ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व करना है हमको, तो ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है। एसिडिक और एल्किलोसिस क्या होता है, पीसीओ2 45 है तो कितना है, सॉरी, हाँ, 45 और 35 इस रेंज में रहने वाला है यहाँ पे। उसकी बात करें इसकी बाइकार्बोनेट की, तो 22 से इसकी 28, 28 तक नॉर्मल वैल्यू रहती है, ठीक है। इसको याद रखना है आपको। यहाँ पे देखिए, अभी हम इसको याद कैसे रखेंगे, हाई पीसीओ2 लेवल देखने को मिलेगा एसिडोसिस में, किसमें, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में। लो बाइकार्बोनेट लेवल देखने को मिलेगा किसमें, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में। यहाँ पे हम बात करें, लो पीसीओ2 लेवल देखने को मिलेगा किसमें, रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस में। हाई बाइकार्बोनेट लेवल देखने को मिलेगा किसमें, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे एसिडोसिस और एल्किलोसिस का पता हमने कर ही लिया, कैसे, पीएच लो होगी तो एसिडोसिस और हाई होगी तो एल्किलोसिस। अगर इन वैल्यू में क्या चेंजेस आ रही है, इससे हम पता करेंगे क्या पेशेंट मेटाबॉलिक है या रेस्पिरेटरी की कंडीशन है ना दोस्तों। यहाँ पर इसको याद करने के लिए बेहतरीन ये जो ट्रिक है, इसको याद कर लीजिए आप। सो इससे आप आसानी से बिल्कुल याद रख सकोगे। अगर आपको पीएच की वैल्यू दे दी, तो आप कैसे पता करोगे कि आपका मरीज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस या मेटाबॉलिक एल्किलोसिस है। एसिडिक कैसे होगा, पीएच कम, एल्किलोसिस कब होगा, पीएच ज्यादा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम बात करें रोम, रोम मतलब रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी वैल्यू होती है अपोजिट, मेटाबॉलिक वैल्यू होती है इक्वल। तो देखिए यहाँ पे, अगर पीएच बढ़ी हुई है, पीएच बढ़ी हुई है आपके मरीज में, है ना, तो आपको बाइकार्बोनेट भी बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, बाइकार्बोनेट भी बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। कंडीशन कौन सी रहेगी, मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस। कंडीशन कौन सी रहेगी, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस। अगर आपका मरीज है, पीएच हो गई कम, बाइकार्बोनेट हो गई कम, तो कंडीशन कौन सी रहेगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। याद रखना दोस्तों, पीएच कम मतलब एसिडोसिस, बाइकार्बोनेट कम मतलब मेटाबॉलिक, ठीक है। यहाँ पे पीएच इंक्रीज, बाइकार्बोनेट इंक्रीज, तो पीएच इंक्रीज मतलब आपकी एल्किलोसिस, बाइकार्बोनेट मेटाबॉलिक, आपके कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। आप याद रखना, अगर आपकी पीएच बढ़ रही है, बाइकार्बोनेट बढ़ रहा है, तो आपके डायरेक्ट दिमाग में आ जाना चाहिए कि कंडीशन कौन सी है, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस है। अगर कंडीशन आपने देखी पीएच डाउन है, बाइकार्बोनेट डाउन है, तो आपको डायरेक्ट दिमाग में आ जाना चाहिए कंडीशन है मेटाबॉलिक एल्किलो एसिडोसिस। रोम रेस्पिरेटरी अपोजिट होते हैं। अगर पीएच डाउन है, तो आपका जो CO2 का लेवल है वो देखने को मिलेगा आपके मरीज में बढ़ा हुआ। और यहाँ पे बात करें, अगर आपकी पीएच बढ़ी हुई है तो मरीज में देखने को मिलेगी CO2 कम। तो एसिडिक, ये पीएच कम मतलब एसिडिक और पीएच ज्यादा मतलब एल्किलोसिस। रेस्पिरेटरी का पता कैसे करोगे, CO2, CO2 बढ़ी हुई है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, CO2 कम है तो एल्किलोसिस, ठीक है दोस्तों। तो वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, रेस्पिरेटरी होते हैं अपोजिट वैल्यू और मेटाबॉलिक की बात करें तो ये होती है इक्वल वैल्यू। यहाँ से एग्जाम में वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए, एक और कंसेप्ट आपके सामने ये रहा प्रस्तुत। यहाँ पर एक और कंसेप्ट, अगर मरीज पूछ लेता है, आपका मरीज एक तो पूछ लेता है अनकम्पनसेटेड है या पार्शियली कंपनसेटेड है ना, या आपका फुली कंपनसेटेड है, तो मरीज का आप कैसे पता करोगे, और कंडीशन दे देगा अलग अलग, है ना। तो पीएच आपकी सारी वैल्यू आपने निकाल ली, सारी वैल्यू निकालने के बाद आपको पता चल गया मरीज का है, रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस का है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस का है, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस का है, ठीक है। आपने चारों कंडीशन, अब इनमें से ये कंपनसेटेड है, अनकम्पनसेटेड है, इस और फुल्ली कंपनसेटेड है, इसका पता कैसे करोगे। यहाँ पर देखिए, इसका पता ऐसे करोगे, अगर अनकम्पनसेटेड है आपका मरीज, तो आपके CO2 और जो SCO3
जो वैल्यू आपके मरीज में दे रखी होंगी वो क्या होंगी, नॉर्मल। ये याद रखना, आपके मरीज में क्या होंगी, CO2 और बाइकार्बोनेट की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, नॉर्मल रहेगी। तब आप आपके मरीज को बोलेंगे अनकंपनसेटेड। ठीक है दोस्तों, अगर आपके मरीज में कुछ भी नॉर्मल नहीं है, सारी वैल्यू एबनॉर्मल है, पीएच एबनॉर्मल है, CO2 एबनॉर्मल है, बाइकार्बोनेट नॉर्मल है, तो आप उसे बोलेंगे पार्शियली कंपनसेटेड। अगर आपकी मरीज में पीएच नॉर्मल है, सिर्फ कोई वैल्यू नहीं देखना, CO2 बाइकार्बोनेट किसी से मतलब नहीं है, अगर आपकी मरीज में पीएच की वैल्यू नॉर्मल है तो उसे बोलेंगे हम कंपनसेटेड। क्या बोलेंगे, कंपनसेटेड। ठीक है दोस्तों, क्या बात है। ये बंटी धाकड़ सर के द्वारा बेहतरीन लेक्चर आपके समक्ष प्रस्तुत है। तो यहीं हम इस लेक्चर की एंड करते हैं। तो आपका आज मोस्ट ऑफ सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए। एसिड बेस इसमें जो था वो सब कंप्लीट पढ़ा दिया मैंने आपको। एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस कैसे होता है, एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयन क्या है, एल्कलोसिस क्या होता है, एसिडोसिस क्या होता है, एबीजी क्या होती है, एलन टेस्ट क्या होता है, या इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जा सकता। और अगला जो इससे जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है वो रहने वाला है इसी टॉपिक के एमसीक्यू का। तो दोस्तों बने रहिए इसी लेक्चर के साथ में, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे आने वाले अपकमिंग वीडियो लेक्चर है जो आप तक पहुंच सके। आपका यहाँ से मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ से क्वेश्चन गलत होगा, इतना शानदार तरीके से समझाया है ना, तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा दोस्तों। प्रॉपर नोट्स बनाइए और एक बार पढ़ लीजिए, तो मैं कह रहा हूँ आपका बिल्कुल फंडा क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है। आप एक भी क्वेश्चन नोट सेट का यहाँ से इस टॉपिक से अगर उठ के आएगा तो बिल्कुल गलत नहीं करोगे दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में दोस्तों। करते रहिए मेहनत, किस्मत साथ देगी, मेहनत करने वालों की किस्मत साथ देती है। आप एक दिन निश्चित ही सफलता पाओगे दोस्तों। ऑल द बेस्ट।